नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था और ये पॉलिटी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आतंकियों के खिलाफ अगर देश स्पाईवेयर का इस्तेमाल करता है तो गलत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी कल पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि स्पाईवेयर होना गलत बात नहीं है। यदि देश आतंकियों के खिलाफ जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि यह किसी व्यक्ति के खिलाफ इसका प्रयोग किया गया है तो उसकी निजता का उल्लंघन हुआ है तो उस पर विचार किया जाएगा। और इसके साथ ही कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार भी कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित करने वाली कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। और ये टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए सरकार द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि की जासूसी करने के आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही है। और एक याची के वकील दिनेश द्विवेदी की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि हम देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकते। तभी केंद्र की ओर से प्रस्तुत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आतंकवादी निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की कोई आशंका है तो उसे देखा जाएगा। एक अन्य याची के वकील कपिल सिब्बल ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पक्षकारों को देने की मांग भी की। वकील श्याम दीवान ने भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने अपने नागरिकों के खिलाफ स्पाईवेयर का उपयोग किया है, जो कि एक गंभीर स्थिति है, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित करने वाली किसी रिपोर्ट को छुआ नहीं जाएगा। हालांकि जो व्यक्ति जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें इसमें शामिल किया गया है, उन्हें सूचित किया जा सकता है कि कोर्ट ने कहा कि वह देखेगा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट किस हद तक साझा की जा सकती है। तो कुल मिला के ये पॉलिटी सेक्शन की इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पर नजर बना के रखिएगा। आगे आने वाले दिनों में अपडेशन और देखने को मिल सकता है तो उसको और कवर करेंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था और ये आर्ट एंड कल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वियतनाम में प्रदर्शित करने के लिए सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष राष्ट्रीय संग्रहालय पहुंचेंगे। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू करेंगे। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नई दिल्ली के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र दिवस बैसाख 2025 के भव्य समारोह के दौरान वियतनाम में सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष की पहली बार प्रदर्शनी आयोजित करेगा। पवित्र अवशेष को 30 अप्रैल 2025 को सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी बिहार से वाराणसी हवाई अड्डे तक पूजा अर्चना के साथ औपचारिक रूप से दिल्ली लाया जाएगा। इस बिहार में शाक्य मुनि बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे गए हैं। इसका निर्माण अंगारिका धर्मपाल ने करवाया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, जो महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक थे और आज भी इसका रखरखाव संचालन महाबोधि सोसाइटी द्वारा ही किया जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये राष्ट्रीय आपदा से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी यानी उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 के दौरान ओलावृष्टि से प्रभावित मणिपुर को 153.36 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंतर्गत 28 राज्यों को 20,264 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के अंतर्गत 19 राज्यों को लगभग 5,160.76 करोड़ रुपए जारी किए हैं। याद रखिएगा इसको। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी ने वर्ष 2024 के दौरान ओलावृष्टि से प्रभावित मणिपुर को 153.36 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से यह सहायता राज्य आपदा मोचन, यह एसडीआरएफ यानी
स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उपलब्ध वर्ष के आरंभिक शेष राशि के 50% के एडजस्टमेंट के अधीन है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को SDRF में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने SDRF के अंतर्गत 28 राज्यों को 20,264.4 करोड़ रुपए और NDRF के अंतर्गत 19 राज्यों को 5,000, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था और ये निबंध से जुड़ा हुआ टॉपिक हो सकता है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। देखिए, पूरा सिंधु जल समझौते के ऊपर ये है लेख। आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सिंधु जल समझौते का स्थगन आतंक के खिलाफ त्वरित कूटनीतिक प्रतिक्रिया ही नहीं अपितु राष्ट्रीय संसाधनों के नियंत्रण एवं उपयोग की नई रणनीति भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाए गए जवाबी कदमों में अगर सबसे अधिक चर्चा हो रही तो वो 1960 के सिंधु जल समझौते के स्थगन को लेकर के है। पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष परोक्ष युद्धों और निरंतर आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने कभी इस समझौते से कदम पीछे खींचने का नहीं सोचा, जिससे उसे शायद ही कोई लाभ मिल पा रहा था। ऐसे में उसे स्थगित करने संबंधी भारत के दांव को महज त्वरित कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं अपितु राष्ट्रीय संसाधनों के नियंत्रण एवं उपयोग की रणनीति का नए सिरे से रेखांकन कहना कहीं अधिक उचित होगा। इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे, जिससे कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में पानी की आपूर्ति उपलब्धता सुधरेगी। तत्कालिक दौर पर भारत का यह कदम भले ही प्रतीकात्मक लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकाल में यह सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी नदियों पर बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में बहुत सहायक साबित होगा और इस संधि से जुड़ी बाधाओं से मुक्ति के बाद देश की घरेलू फायदे के लिए पानी के उपयोग की गुंजाइश मिल गई है। यह नीतिगत परिवर्तन पश्चिमी नदियों के पानी को पूर्वी नदियों प्रवाह, विशेष करके अगर रावी और ब्यास को जोड़ने की राह खोलेगा, जिनका पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खेती के लिए जीवन रेखा जैसा है। तो कुल मिला के ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।